नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अगर आपका ब्रोकर है वो ब्रोकर बंद हो जाए या दिवालिया निकल जाए या ब्रोकर भाग जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा इन एप्लीकेशंस के बारे में या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जैसे जेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स और ये सब। तो ये सब एक्चुअली ब्रोकर होते हैं और ये ब्रोकर का होना कंपलसरी है। इन ब्रोकर्स के बिना आप ट्रेड स्टॉक मार्केट में कर नहीं सकते या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पक्का आया होगा कि अगर ये आपके स्टॉक ब्रोकर भाग गए या फिर स्टॉक ब्रोकर बंद हो गए, अपनी एप्लीकेशन बंद करके चले गए या फिर इनका दिवालिया निकल गया, तो इसमें जो इस केस में आपके जो शेयर्स हैं इस ब्रोकर्स के साथ पड़े हैं उनका क्या होगा, या फिर आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका फिर क्या होगा। कि मान के चलिए अगर आपने ग्रो में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ग्रो एप्लीकेशन बंद हो जाए तो उस केस में आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा या आपको कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ब्रोकर का होना कंपलसरी है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप जब ट्रेड करते हो शेयर का बाई या सेल करते हो तो आप यानी कि इन्वेस्टर और उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज, इसके बीच में जो ब्रोकर होता है वो एक कड़ी का काम करता है और ब्रोकर का होना कंपलसरी है। इसके बिना आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के साथ में कनेक्शन नहीं कर सकते, आपको थ्रू ब्रोकर ही जाना पड़ेगा। और फिर स्टॉक एक्सचेंज में जब आप एक बार शेयर ले लेते हो तो वो शेयर वापस ब्रोकर के पास आते हैं और ब्रोकर से ये CDSL या फिर NSDL जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनके पास ये शेयर जाते हैं। वैसे तो किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को ब्रोकर लिस्ट करने के लिए या अपने आप को एज ए ब्रोकर दिखाने के लिए और ब्रोकर की तरह काम करने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। और वो रूल्स और रेगुलेशन भी है वो जो है सेबी के द्वारा डिसाइड किए होते हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है और वो रिटेल इन्वेस्टर्स के जो हित हैं या जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो उसके लिए उसने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। तो उन्होंने ब्रोकर्स के लिए भी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है उन दोनों के लिए वो एज ए जो सेबी है वो एज ए सुपरवाइजर काम करती है, एज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी काम करती है। और वो इन दोनों पे लगातार वॉच रखती है, लगातार ध्यान रखती है इसके ऊपर कि ये कोई गलत काम ना करे जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचे। अब क्योंकि हर ब्रोकर जो है वो सेबी के द्वारा कड़ी नज़र में रहता है और सेबी इस पर लगातार ध्यान रखती है, इसलिए बहुत कम चांस है कि ब्रोकर आपके साथ धोखाधड़ी कर दे या फिर ब्रोकर भाग जाए या फिर वो आपके साथ जालसाजी कर ले या धोखाधड़ी कर ले और वो बंद हो जाए, अपना ऑपरेशन ही बंद कर दे, या फिर उसके साथ बैंकरप्सी हो जाए। बैंकरप्सी यानी कि उसका दिवालियापन निकल जाए। इसके बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ों के होने से हम नकार नहीं कर सकते और ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं और मान के चलिए कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें कि आपका कोई ब्रोकर है XYZ, ये ब्रोकर है, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है और सब आप यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में शेयर भी परचेज करते हैं और बाई और सेल करते हैं और साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि इसी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं। तो आपका मतलब यहाँ पे क्या है कि शेयर में भी इन्वेस्टमेंट है और प्लस आपका म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है, दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपका ये जो पर्टिकुलर ब्रोकर है XYZ ये या तो भाग जाए या इसका ऑपरेशन ही बंद हो जाए या इसका दिवालियापन निकल जाए, इसमें कर्जा बढ़ जाए, तो इस केस में आपको ये सोचना बहुत लाजमी हो जाता है कि आपके जो शेयर या इन्वेस्टमेंट उनके साथ क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में दो टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं, दो टाइप के केस बनते हैं। पहला तो ये कि आपका जो ब्रोकर है उसका ऑपरेशन ही बंद हो गए हैं, यानी कि उसने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं किसी भी कारण से, उसके जो जितने भी काम थे वो सब बंद हो गए हैं, यानी कि जो XYZ जो आपकी एप्लीकेशन थी मोबाइल की या जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था वो बंद हो गया है। तो उस केस में जो आपके इन्वेस्टमेंट है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में या जो भी और आपके जो शेयर्स हैं उनके साथ क्या होगा। पहले हम इस पर बात करते हैं कि अगर वो उसके जो ऑपरेशन है वो बंद हो जाएं तो उस केस में क्या होता है कि सेबी ने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इस नाम से एक फंड बना रखा है या एक मैकेनिज्म बना रखा है जिसमें आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके थ्रू अगर आप ये, क्योंकि जो ब्रोकर बंद होता है सेबी को भी इसकी इन्फॉर्मेशन जाती है, तो आप इसमें आपका जो लॉस हुआ है या जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए इसने 3 तरीके दिए हुए हैं कि आप इसमें क्लेम, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है इसमें क्लेम करने के लिए आपको या तो ऑनलाइन आप क्लेम कर सकते हैं या ऑफलाइन आप क्लेम कर सकते हैं।
और उसमें टाइमलाइन दी हुई है कि अगर आप इमीडिएटली, जैसे ही आपके साथ मान के चलिए कि आपका जो XYZ जो ऐप थी या जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था वो आज बंद हो गया है, और इमीडिएटली जैसे ही ये बंद होता है उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में क्लेम के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, इमीडिएट अप्लाई करते हो क्लेम के लिए, तो आपको 15 लाख रुपए तक 15 लाख रुपए तक क्लेम मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं 15 लाख रुपए मिलेंगे, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी आपको डॉक्यूमेंट्स परचेज दिखाने पड़ेंगे सब उनको, इस सेबी को और इस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को भी सब दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 15 लाख तक का क्लेम मिल सकता है। या फिर अगर आप इमीडिएटली नहीं क्लेम कर पा रहे हो तो आपको, अगर आप 3 साल तक भी आप क्लेम करते हो, विदिन 3 ईयर भी अगर आप क्लेम करते हो, तो जो क्लेम अथॉरिटी है, क्लेमिंग की जो अथॉरिटी रहती है इनकी प्रोटेक्शन फंड की, वो क्लेम अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्लेम दे या ना दे। और या फिर 3 साल के बाद अगर आप क्लेम करते हो, मान के चलो कि XYZ जो ऐप थी ये बंद हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया है और आपने 3 साल तक आपको पता ही नहीं कि वो क्लेम हो गया है, जो है वो ऐप बंद हो गई है, तो 3 साल के बाद अगर आप क्लेम करते हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो ब्रोकर है आपका, स्टॉक ब्रोकर भी बोल सकते हैं, जो भी ब्रोकर बोल दो आप, स्टॉक ब्रोकर अगर आप अपना ऑपरेशन जो है वो बंद कर देता है, उस केस में आपके पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है उसके थ्रू आप क्लेम अप्लाई कर सकते हो। क्लेम में आपके पास 3 साल तक का टाइम है, 3 साल तक आपको क्लेम मिल सकता है। 3 साल के बाद अगर आप क्लेम प्रोसेस करते हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए अगर ऑपरेशन इसके बंद होते हैं तब। लेकिन अगर ब्रोकर जो है ऑपरेशन बंद नहीं किए हैं, यानी कि ब्रोकर भाग गया है, अगर क्योंकि ब्रोकर बंद करता है अपने ऑपरेशन, तो उसके लिए वो प्रॉपर सेबी को इन्फॉर्मेशन देता है इस चीज़ की, प्रायर नोटिफिकेशन देगा कि हम अपना ऑपरेशन बंद करने वाले हैं, चाहे किसी भी कारण से बंद कर रहे हो। तो उस केस में आपको जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड काम आएगा आपके क्लेम के लिए। लेकिन अगर जो है ब्रोकर है वो भाग गया है, यानी बिना बताए, सेबी को भी नहीं बताया उसने और फ्रॉड कर गया और वो भाग गया, या फिर उसका दिवालियापन निकल गया है, यानी कि उसको बैंकरप्सी हो गई है, तो उस केस में क्या होगा। लेकिन अगर आपका जो ब्रोकर है वो या तो भाग गया है या फिर उसको बैंकरप्सी हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ भी आपके दो अलग अलग तरीके की सिचुएशन बनती है, या दो अलग अलग तरीके की कंडीशन आपके सामने आती है। पहला तो ये कि जो आपने शेयर परचेज किए थे, जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो फिजिकली आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी डीमेट अकाउंट में पहले ही शो कर रहा है। और सेकंड होता है कि वो डीमेट अकाउंट में अभी तक आया नहीं है। डीमेट अकाउंट में कब तक नहीं आता है कि ये तब होता है जब मान के चलिए कि आपने शेयर आज की डेट में परचेज किया है। आज अगर आपने कोई शेयर परचेज किया है तो उसको T+2 का सेटलमेंट टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट फॉलो करती है, यानी कि आज जो आपने शेयर परचेज किया, आज के प्लस 2 दिन बाद में आपके वो जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। यानी कि मान के चलिए अगर आज 16 नवंबर है तो 16 नवंबर को जो आप शेयर परचेज करोगे वो आपके डीमेट अकाउंट में 18 नवंबर को आएगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी जो शेयर 16 नवंबर से पहले परचेज किए हुए हैं और जो आपके डीमेट अकाउंट में हैं, तो उसके लिए एक आपका अलग केस बनेगा। और अगर आपके पास आज शेयर आपने 16 तारीख को लिया और 16 तारीख को ही जो ब्रोकर था वो भाग गया या दिवालियापन हो गया, तो उस केस में जब, क्योंकि आपको जो T+2 के चक्कर में आपका जो अकाउंट में शेयर आने थे वो तो 18 तारीख को आने थे, लेकिन जो ब्रोकर था वो 16 तारीख को ही भाग गया, तो जो आपके शेयर या इन्वेस्टमेंट है वो कहीं है ही नहीं, तो उस केस में एक अलग केस बनेगा। तो अगर आपके इस केस में अगर आपके पास पहला, अगर हम कंडीशन डिस्कस करें तो पहला जो कंडीशन है कि फिजिकली आपके पास शेयर है ऑलरेडी डीमेट अकाउंट में, पहले से आपने परचेज कर रखा हुआ इन्वेस्टमेंट है आपके पास और वो आपको एप्लीकेशन में शो कर रहा है, तो उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपको अगर ध्यान होगा तो जितने भी शेयर डीमेट फॉर्म में रहते हैं वो सब उस एप्लीकेशन के पास या उस ब्रोकर के पास नहीं रहते हैं। ब्रोकर एक सिर्फ माध्यम होता है और जो एक्चुअल जो होल्ड करता है शेयर को वो CDSL या NSDL होता है, वो इसको होल्ड करता है। यानी ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनके पास जो है ये शेयर स्टोर रहते हैं। तो अगर आपके पास फिजिकली ऑलरेडी अवेलेबल थे तो आप इन कंपनी को या इन जो ऐप्स हैं इनको अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ से आप, क्योंकि जो शेयर थे वो सिर्फ ब्रोकर के थ्रू एक जरिया था और ब्रोकर के थ्रू ये CDSL या NSDL की वेबसाइट पे आपको दिखा रहे होंगे और वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। आप CDSL को या NSDL को एप्लीकेशन दे सकते हैं और एप्लीकेशन देने के बाद में आप इसको नया जो आपका डीमेट अकाउंट होगा या दूसरी कंपनी के साथ या ब्रोकर के साथ जो अकाउंट होगा उसमें जो पर्टिकुलर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बोल सकते हैं। तो आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरे केस में जब आपके पास शेयर अभी तक आए ही नहीं है, क्योंकि T+2 का सेटलमेंट पीरियड होता है और आपने जो शेयर है, जैसे हमने बात की थी, 16 नवंबर को परचेज़ किया और जो T+2 के बाद में 18 नवंबर को आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आना था शेयर, लेकिन 16 को ही जो है ब्रोकर भाग गया या दिवालियापन हो गया, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है आपके जो शेयर या इन्वेस्टमेंट होगी उसमें। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको उस केस में जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, CDSL या NSDL है, दोनों जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उसको इमीडिएटली एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी
एप्लीकेशन लिखने के बाद में आपको एक DIS स्लिप होती है, DIS स्लिप भरने के बाद में और उसको एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके और सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंसर्न डॉक्यूमेंट हैं आपके, जो आपने जितने भी परचेजिंग का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या जो पुराना डीमेट अकाउंट था उसके जो डॉक्यूमेंट है वो सब लगा के आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। और जैसे ही आपके उसमें शो होगा, CDSL NSDL का अकाउंट में शो होगा, वो आपको साथ में आपको एक आपका नया डीमेट अकाउंट भी देना पड़ेगा जिसमें आपको ट्रांसफ़र करने के लिए अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो जैसे ही CDSL में 2 दिन के बाद में ये अकाउंट में शेयर आपके या इन्वेस्टमेंट आएगा, वो आपको उस नए वाले डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से समझ आया होगा कि आपका अगर ब्रोकर है वो भाग जाता है या फिर बैंकरप्ट हो जाता है या फिर अपने ऑपरेशंस जो है वो क्लोज कर देता है, तो इस केस में आपके साथ आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपके शेयर्स हैं, उनके साथ क्या होगा और आपको अगर आपके दिक्कत भी आती है तो आपको उसको कैसे प्रोसेस करना है, आपके प्रोसेस जो क्लेम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। या फिर अगर आपके पास शेयर जो है T+2 सेटलमेंट के कारण आपके जो शेयर फिजिकली आपके पास आए ही नहीं है डीमेट अकाउंट में, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।